नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोन के बारे में जो हमें बैंक से ना मिलके डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता है। इस लोन को हम वेंचर कैपिटल फंड स्कीम कहते हैं। ये लोन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के एंटरप्रेन्योर के लिए है। तो लेट अस डिस्कस कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको ये मिल सकता है और कितना मिल सकता है, कितना रीपेमेंट पीरियड होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सारे प्रोविजंस वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स कि एप्लीकेंट कौन है, कौन इस लोन को अवेल कर सकता है। एलिजिबिलिटी में हमारे पास इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अकेले काम कर रहा है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो एलिजिबल नहीं है इस लोन को लेने के लिए। इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना आवश्यक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब एक एससी या एसटी या ओबीसी मानी जाएगी? दूसरा पॉइंट है इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का शेयर। तो अगर किसी एसटी, एससी या ओबीसी का शेयर उस कंपनी में 51% होगा, तभी वो कंपनी एससी, एसटी या ओबीसी कंपनी मानी जाएगी और उसको ये लोन दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को ये लोन मिलेगा नहीं? ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोग भी कंपनी में भागीदारी करके ये लोन अवेल कर सकते हैं, बशर्ते क्योंकि ये एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्कीम है। तो अगर जनरल कैटेगरी का कोई एंटरप्रेन्योर या कोई उद्यमी इस स्कीम का बेनिफिट अगर उठाना चाहता है, तो उसका कंपनी में शेयर 49% से ज़्यादा नहीं होगा। इट मीन्स एससी, एसटी, ओबीसी का शेयर 51% एंड जनरल कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर का शेयर 49%। ये दो लोग मिलकर अगर कंपनी बनाएंगे, तब भी ये लोन लेने के लिए एलिजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये नई कंपनी को मिल सकता है या इसके लिए पुरानी कंपनी होनी चाहिए? कंपनी एग्जिस्टेंस। जनरली गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब आपकी कंपनी अगर 1 साल पुरानी है, तो आपके लिए इस लोन के लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नई कंपनी भी कोई बनाई है, क्योंकि अ, बहुत सी बार लोग डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड से शुरू नहीं करते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म बना के ही काम शुरू कर लेते हैं। तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर 1 साल पहले से काम कर रहा है और वो कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में कर रहा है, तो उस बिजनेस को हम टेक ओवर करके इस कंपनी में ये दिखा सकते हैं कि हम उसी बिजनेस को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, तो जो 1 साल पुराना है, तब भी हम इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए हमने जो बताया कि 1 साल की पुरानी कंपनी या अगर 1 साल पुरानी नहीं है तो नई फॉर्म करके पुराना बिज़नेस टेक ओवर करके भी हम एलिजिबल इसमें हो जाते हैं। एक इसमें और कंडीशन है कि नेट वर्थ ऑफ द कंपनी या प्रमोटर। तो जो कंपनी के 2 लोग कंपनी बना रहे हैं या 3 लोग जो भी बना रहे हैं, उनका नेट वर्थ 50% ऑफ द लोन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका अपना जो नेटवर्थ है, वो 1 करोड़ का 50% मतलब 50 लाख होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। वो प्रॉपर्टीज़ हम कोई मॉर्टगेज नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सेक आपको एक सीए सर्टिफिकेट उसमें लगाना है कि मेरे फलाना-फलाना जगह पे मेरी ये ज़मीन है, यहाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे इंडिया में कहीं भी हो, या मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है। तो उसका टोटल करके दोनों डायरेक्टर्स का, अगर वो कंपनी नहीं बन रही है तो जो 2 डायरेक्टर्स हैं, तो दोनों का मिला के 50 लाख हो गया तो आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हैं। अगर 2 करोड़ हो गया तो आप 4 करोड़ के लिए एलिजिबल हैं। मतलब जितना भी लोन लेना है उसका 50% आपको उसका नेट वर्थ होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इज़ कि लोन हमें कितने से कितने तक मिल सकता है? जनरली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो जेन्युइन हमें बिज़नेस या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना है, कोई सर्विस सेक्टर में कोई होटल बनाना है या कुछ भी करना है।
तो जितनी रिक्वायरमेंट हम जनरली बिजनेस के लिए रहती है उतना अमाउंट सफिशिएंट इसमें हमें मिल जाता है। हमें इसमें 50 लाख से 5 करोड़ तक का लोन आसानी से मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब जैसे बैंक में भी रहता है कि आपको अपना मार्जिन मनी भी लगाना होता है, तो इस स्कीम में भी आपको अपना मार्जिन मनी भी लगाना होता है। जैसे बैंक भी आपको लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% से ज़्यादा देता नहीं है, तो इस स्कीम में भी आपको मैक्सिमम लोन जो है वो 75% ही मिलेगा। इट मीन्स कि मान लीजिए आपने 5 करोड़ का लोन लेना है, तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6.5 या 7 करोड़ के आसपास रहेगी, तभी आपको 5 करोड़ मिलेगा। और अगर आपने 3 करोड़ लेना है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 4 करोड़ होगी, तभी आपको 3 करोड़ मिलेगा। वैसे ही आपको अगर 1 करोड़ चाहिए, तो वही 1.30 के आसपास रहेगी, तब आपको मिलेगा। मतलब 25% कम से कम अपना मार्जिन और मैक्सिमम 75% इसमें लोन। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसमें नेक्स्ट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, अगर बैंक से आप लोन लेना जाएंगे तो वहाँ 9, 10, 11% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल चलता है। और यहाँ पे आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपकी कंपनी जो है वो वुमेन कंपनी है, मतलब उसके डायरेक्टर कोई लेडीज हैं और उनका शेयर 51% है SC, ST या OBC कैटेगरी की, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3.75% सालाना इसमें रहेगा। और बाकी के केस में आपका 4% रहेगा इसमें, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एंटरप्रेन्योर है, मेल एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको पर ईयर है, जो बैंक से बहुत कम है। अब इसमें मॉरेटोरियम पीरियड की बात कर लेते हैं कि हमें जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो 6 महीने 1 साल का ही हमें जनरली मॉरेटोरियम मिलता है। तो इस स्कीम की एक खासियत है कि हमें 1 साल से लेके 3 साल तक का भी मॉरेटोरियम मिल सकता है। मतलब आप लोन लेते हैं, आप कहते हैं जी 3 साल तक मेरे को कमाई में लग जाएँगे, तो मैं रीपेमेंट शुरू नहीं कर पाऊँगा। तो गवर्नमेंट आपको 3 साल तक कहती है कि ठीक है, आप किश्त मत दीजिए, लेकिन जो आपने लोन लिया होगा उस पे ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। तो मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि जो हमें वक़्त मिल गया अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, तो आप, ये आपकी इच्छा है कि आप गवर्नमेंट से 1 साल भी ले सकते हैं, 2 साल भी ले सकते हैं और 3 साल भी ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक अच्छी इसमें बात है, ताकि हमें इनिशियली स्टेजेस पे कई बार हमारा बिज़नेस एकदम से पिकअप नहीं करता है, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है उसको सँभलने के लिए और रीपेमेंट स्टार्ट करने के लिए। अब इसमें इंस्टॉलमेंट्स हमें कैसे देनी है? बैंक का अगर इनसे कंपैरिज़न करें, तो बैंक को तो हमें हर हफ़्ते हर महीने की किस्त देनी ही पड़ती है, मंथली इंस्टॉलमेंट वहाँ होती है। यहाँ हमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है, मतलब साल में हमें 4 ही किस्तें इसमें देनी है। अब क्वेश्चन आता है कि आप प्रोजेक्ट जब कोई भी लगाना है तो लैंड भी चाहिए, तो लैंड का स्टेटस आपका क्या होना चाहिए? तो क्योंकि इसमें एप्लीकेंट जो है वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके? तो लैंड जो है वो आपको कंपनी के नाम ट्रांसफ़र तो करानी पड़ेगी, या तो आप अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो आप लीज़ पे भी ले सकते हैं, या आप एक सेल डीड कंपनी के नाम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। क्योंकि ये लैंड जो है ये आपकी मॉर्टगेज भी होनी है, तो इसका लैंड का जो यूज़ है वो हमारा कमर्शियल हमें इसमें कराना पड़ेगा। उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी है वो लोकल लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। जैसे बैंक में सिबिल रिपोर्ट चेक की जाती है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो सिबिल इसमें भी देखा जाएगा प्रमोटर्स का। सिबिल इसमें ठीक होना चाहिए तभी ये लोन मिलेगा, अदरवाइज़ ये लोन नहीं मिलेगा। फंडिंग का जो कंपोनेंट है इसमें, कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाएँगे तो उसमें बिल्डिंग और मशीनरी रहती ही है। तो बिल्डिंग और मशीनरी के लिए आपको ये लोन मिलेगा। लैंड अगर आपने खरीदनी है या लैंड का अरेंजमेंट होगा वो आपके अपने शेयर से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें हमें सिक्योरिटी क्या देनी पड़ती है। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी, जैसे बैंक से हम 5 करोड़ का लोन लेने जाएँगे, तो जिस ज़मीन पे प्रोजेक्ट लगेगा वो तो बैंक रखेगा, उसको कहते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी। इसके अलावा बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी भी माँगेगा उतने ही अमाउंट की, कोई और प्रॉपर्टी की। तो इस स्कीम में हमें कोलेटरल सिक्योरिटी गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, अगर पास नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी इसमें क्या रहेगी, जो प्रोजेक्ट की लैंड है, देखो वो तो प्राइमरी है ही, जिस पे प्रोजेक्ट लग रहा है आपका, वो तो आपको मॉर्टगेज करनी ही पड़ेगी वो ज़मीन। तो उस ज़मीन पे आप ध्यान रखिएगा कोई पहले से कोई लोन ना हो, आपको फ्री करानी ही पड़ेगी।
तो वो जो ज़मीन है वो मॉर्गेज होगी और उस पे जो एसेट्स आप क्रिएट होंगे, जो बिल्डिंग मशीनरी बनेगी वो ऑटोमेटिकली मॉर्गेज हो जाएगी। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट आपसे कुछ पोस्ट डेटेड चेक भी लेगी और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी पर्सनल गारंटी तो रहती ही है। ये बैंक्स और इस लोन में ये फ़र्क रहेगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हमें इसमें नहीं रहेगी। अब इसका प्रोसेस क्या है? ये लोन कैसे अवेल किया जा सकता है? थोड़ा-सा उसके बारे में आपके एंड पे, प्रमोटर के एंड पे क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी है और गवर्नमेंट के एंड पे क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होनी है। अ, इसमें जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वो इसको देखती है, जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वाला कंपोनेंट है, वो पैसा आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से। जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब वाली कंपनी है, उसका पैसा आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। तो जो नोडल एजेंसी इस स्कीम को चलाने के लिए है, वो आईएफसीआई वेंचर कैपिटल है न्यू दिल्ली में। वो भी सेमी गवर्नमेंट ही संस्था है जो हमें ये लोन प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा-सा प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट इट। तो फॉर्मेलिटीज़ जो आपके लेवल पे रहेंगी, जो प्रोसेस रहेगा, तो केवाईसी ऑफ प्रमोटर है कि प्रमोटर का आधार पैन चाहिए होगा, जो भी प्रमोटर मीन्स 2 डायरेक्टर्स इसमें मिनिमम चाहिए, तो उनका आधार पैन है और फॉर्मेशन होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अगर आपके पास पहले से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें बनेगी। और अगर नई कंपनी है, तो उसमें एक टेक ओवर एग्रीमेंट हमें बनाना पड़ेगा कि 1 साल पुराना बिज़नेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेट वर्थ की मैं पहले बात कर रहा था, उसका आपको सीएसए सर्टिफ़िकेट बनाना पड़ेगा, नेट वर्थ का सर्टिफ़िकेट। और आप एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो इसका गवर्नमेंट को तभी पता चलेगा जब आप अपना सर्टिफ़िकेट देंगे। तो एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफ़िकेट भी इसमें चाहिए। अब जिस ज़मीन पे प्रोजेक्ट लगना है, उसके लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। अब आपने प्रोजेक्ट करना क्या है? उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी कि क्या एक्टिविटी हम करना चाह रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कोल्ड स्टोर लगाना चाह रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का लगाना चाह रहे हैं, कोई मिल्क प्लांट लगाना चाह रहे हैं, फर्नीचर की इंडस्ट्री है, कोई कंस्ट्रक्शन की कोई है या कोई होटल बनाना चाह रहे हैं। मतलब एवरी टाइप ऑफ बिज़नेस एंड एक्टिविटी इज़ इन्वॉल्व इन दिस। इसके साथ आपको फिर प्रपोज़ बिल्डिंग क्या आपकी बनेगी, आपको नक्शा भी बनाना है, फिर क्या-क्या इसमें मशीनरी लगेगी, उसकी कोटेशन भी आपको ही इकट्ठी करनी है और अपना एक्सपीरियंस क्या है आपका बिज़नेस का, आपका बायोडाटा भी बनेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीशन करने के बाद फिर ये प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट होगा। जब प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो उसके बाद आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड जो दिल्ली में है, उसकी स्क्रूटनी वो करेंगे पेपर्स की आपकी और सिविल भी चेक होगा आपका। तो उनकी अगर कोई क्वेरीज़ होगी, तो वो उसका रिज़ॉल्यूशन चाहेंगे कि कोई भी चीज़ अगर वो एक्स्ट्रा माँगते हैं तो उनको देनी पड़ेगी। जब सारी सैटिस्फाई वो हो जाएँगे कि आपके पेपर पूरे हैं, तो वो उनके अपने पैनल में लॉयर्स होते हैं, वो लैंड का लीगल ओपिनियन उनसे लेंगे और वैल्यूअर्स भी उनके अपने ही होते हैं। वो आपकी इसका वैल्यूएशन भी करेंगे प्रॉपर्टीज़ का। इसके बाद मीटिंग में आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल उनकी तरफ से मिल जाएगा कि वी आर रेडी टू गिव यू द लोन। तो जो वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल उनका होगा, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आपने एक्सेप्ट करनी है। उसको हम एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं। उसके बाद वो फाइनल अप्रूवल आपका देंगे। फाइनल अप्रूवल के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन में एग्रीमेंट होगा उनके साथ और मॉर्गेज वगैरह होगी लैंड आपकी। उसके बाद आपको डिस्बर्समेंट मिलेगी। डिस्बर्समेंट इसमें 2 किश्तों में मिलती है। तो ये इसका पूरा डिटेल में एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। तो इट इज़ सजेस्टेड कि जो लोग भी कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं और बैंक में लोन लेने में दिक्कत है, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है, कोलेटरल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है और आपको मोरेटोरियम पीरियड भी ज़्यादा मिलेगा और 10 साल तक आप इसको वापस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इस स्कीम के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि जानकारी आपको फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ गुड डे।